टूनी लूसी की बहू है। टूनी को एक बहुत ही बुरी बीमारी है, वो है चीनी खाने की बीमारी। उसे जहाँ भी चीनी मिल जाती वो चीनी का डिब्बा खाली किए बगैर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन टूनी की नंद चंपा रसोई में चाय बनाने आई, लेकिन जब उसने देखा कि चीनी का डिब्बा खाली है तो उसने अपनी माँ को बुलाया। लूसी भी रसोई में आई। हाँ चंपा, क्या हुआ? माँ देखो ना, मेरा चाय पीने का मन था लेकिन यहाँ तो चीनी ही खत्म है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो 5 किलो चीनी लाई थी मैं। अरे माँ भूल गई तुम, वो टूनी है ना, उसके होते हैं वो एक चीनी कभी डिब्बों में मिल सकती है क्या? खा गई होगी भाभी सारी चीनी वो, पता नहीं चीनी की कितनी भूखड़ है वो। लूसी अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से। पता नहीं कैसी बीमारी है इसे चीनी खाने की। लूसी तब बाहर से फिर 1 किलो चीनी मंगवाती है और उसे अपने कमरे में रख देती है। अब देखती हूँ वो चीनी कैसे खाएगी। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि टूनी ने उसे चीनी छुपाते हुए देख लिया है और लूसी के सोते ही टूनी चुपके से उसके कमरे में जाती है और चीनी का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में ले आती है और बड़े ही चाव से वो 1 किलो चीनी एकदम चट कर जाती है और कहती है, अब आएगा ना मजा, अब चैन की नींद आएगी। मेरी सास खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं भी उन्हीं की बहू हूँ। मरते मर जाऊंगी पर चीनी खाना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन टूनी जब जागती है तो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। उसका मुंह सूज गया था और उसके मुंह पर लाल लाल चकत्ते हो गए थे। अपना वैसा मुंह देखकर टूनी चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे सुंदर से चेहरे को? उसकी आवाज सुनकर उसका पति कालू, उसकी सास लूसी और उसकी सास कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना मेरे चेहरे को, पता नहीं कैसे ये सूज गया। उसका पति कालू उसका बिस्तर देखता है और कहता है, और ये सब इन चींटियों ने किया है। और खाओ चीनी, ये देखो माँ, इसने तुम्हारी छिपाई हुई चीनी भी खा ली और जो दाने बिस्तर पर गिर गए उस पर चींटियां आई और तुम्हें ये पुरस्कार दे गई। अच्छा, तो इसने मेरी छुपाई चीनी सारी खा ली। हे भगवान, मैं क्या करूँ इसका? इन सब के बावजूद टूनी ने फिर भी चीनी खाना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन जब उसकी नंद चंपा अपना वजन कर रही थी तो टूनी कहती है, चंपा तुम्हारा वजन तो 55 किलो है और देखो मैं कितनी चीनी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन तुमसे तो कम ही होगा। टूनी जब अपना वजन करती है तो उसका वजन 80 किलो निकलता है और उसे ये देखकर चंपा कहती है, और खाओ चीनी भाभी, देखना एक दिन चीनी खा खा कर 100 किलो भी पार कर लोगी तुम और भैंस जैसी लगोगी। लेकिन इन सब बातों से टूनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी चीनी खाना वैसे ही बदस्तूर जारी रखती है। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियाँ बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती
और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पिल्लो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पिल्लो, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी। हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी 1-2 हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।
नंदनपुर में पीलू चिड़िया नई नई शादी करके बबलू कबूतर के घर आई थी। उसने सोचा था कि जो भी दुख तकलीफें उसने अपने मायके में देखी है वो उसे ससुराल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बबलू कबूतर का बहुत बड़ा कारोबार था और ससुराल में सिर्फ उसकी सास और एक बबलू की बहन थी। थोड़े दिन हंसी खुशी बीते, पर कुछ दिनों बाद बबलू कबूतर बहुत दुखी मन से घर लौटा। बबलू कबूतर पीलू से कहता है, क्या बताऊं पीलू, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पीलू घबरा जाती है। पीलू कहती है, बबलू अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी होने वाला है। बबलू उसको सांत्वना देता है और कहता है, पीलू तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और पीलू को एक बच्ची होती है, लेकिन अभी तक बबलू का कोई भी काम नहीं जमता है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू जल्दी से कोई नौकरी देख, तेरी बहन की शादी भी करानी है, ऐसे वो कब तक घर में रहेगी, तेरे को तो एक बेटी भी हो गई है। ये सुनकर बबलू भी परेशान होता है, लेकिन उसको फिर भी नौकरी नहीं लगती है। वो दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर एक दिन बबलू पीलू से कहता है, देख पीलू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बहन की शादी करा देंगे और थोड़ा पैसा अपनी बच्ची की परवरिश में भी काम आ जाएगा। ये सुनकर पीलू और दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। एक साल और बीत जाता है। पीलू और बबलू की बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन घर में तंगी बढ़ने लगती है। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पीलू बबलू से कहती है, बबलू तुम कहो तो मैं कुछ काम करूँ, ऐसे घर कैसे चलेगा, माँ की तबीयत खराब है, हमारा घर बिक गया और बच्ची भी बड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे। बबलू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, पीलू तू मुझे बार बार क्या ताना देती रहती है, दिन रात मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनकर बबलू की माँ पीलू से कहती है, बेटा हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। पीलू मन मार के रह जाती है। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। बबलू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था, तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। बबलू के हाथ पांव टूट जाते हैं। पीलू पर मुसीबत का और बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पीलू अब अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, इनकी हालत देखिए, आपकी तबीयत भी खराब है और हमारी बेटी को भी तो अच्छा जीवन देना है कि नहीं। बबलू की माँ कहती है, बेटा तू सही कह रही है, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगी। पीलू कहती है, माँ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और पीलू काम की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगती है और उसको एक चिड़ा मिलता है। वो चिड़ा है गोलू। गोलू चिड़ा पीलू का बचपन का एक दोस्त था, जिसको पीलू अपना भाई मानती थी। गोलू भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। गोलू पीलू को देखकर कहता है, पीलू अरे कहाँ भटक रही हो। पीलू कहती है, अरे गोलू भैया आप, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गोलू पीलू से उसके हाल चाल पूछता है। पीलू अपने दुख भरी बात बताती है कि कैसे उसके पति के हाथ पांव टूट गए, कैसे उनका घर बिक गया और आज उनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये सुनकर गोलू बहुत दुखी होता है। वो कहता है, पीलू तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। वो उसे अपनी दुकान की तरफ लेके जाता है और पीलू को सोने के, चांदी के और दूसरे गहने से जड़े हुए चूड़ियाँ दिखाता है और कहता है, देख पीलू ये चूड़ियाँ तू मुझसे लेके जा और बेचने लग, इसका मुनाफे का हिस्सा तू भी रखना, इससे तेरा घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। फिर जब तू अच्छी बिक्री करने लगेगी तब मैं तुझे और भी चूड़ियाँ दे दूंगा। पीलू बहुत खुश होती है और वो चूड़ियाँ लेकर जंगल जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की चूड़ियाँ ले लो। धीरे धीरे काफी सारी पक्षियाँ वहाँ पर जमा हो जाती हैं और पीलू के अच्छे व्यवहार
और चूड़ियों की डिजाइन से वे मोहित हो जाती हैं और पीलू से चूड़ियां खरीद लेती हैं। पीलू की मेहनत से उसका चूड़ियों का कारोबार जम जाता है और गोलू उसे और भी चूड़ियां देता है बेचने के लिए। थोड़े ही समय पर बबलू की तबीयत भी ठीक होने लगती है क्योंकि अब उसे अच्छा इलाज मिलने लगता है। जब बबलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उससे मिलने के लिए गोलू आता है। गोलू बबलू से कहता है, अरे जीजा जी देखिए पीलू ने कितनी मेहनत से चूड़ियां बेचने लगी। बबलू कहता है, अरे गोलू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया। और थोड़े दिनों बाद बबलू भी पीलू का साथ देने लगता है और इस तरह से दोनों पति पत्नी चूड़ियों का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर देते हैं। गोलू अब उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। इस तरह पीलू की मेहनत और सहन शक्ति रंग लाती है। एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था। वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिससे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे। उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओ, ये क्या मेरा दांतों में दर्द हो रहा है? तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है। आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा। तुमने बहुत अच्छा काम करी हो। कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है। मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है। तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपनी बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ। इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए
मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी ये आपके माँ पिताजी है? मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे।